अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अंबर रहीम शम्सी और ये है द स्टोरी बिहाइंड। नजर डालते हैं आज के हमारे प्रोग्राम में शामिल मौज़ूआत पर। आज़ाद कश्मीर का इंतखाबी मार्का, इक़्तिदार, सियासत और बयानिए की जंग। 27 जुलाई अवाम किसके हक में वोट देंगे? फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, आज की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग कहानी। इस वर्ल्ड कप फाइनल की 5 दिलचस्प कहानियां। आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात हमेशा सिर्फ मुजफ्फराबाद की सियासत का फैसला नहीं करते, बल्कि इस्लामाबाद की सियासत का दर्जा हरारत भी बताते हैं। 27 जुलाई को आज़ाद जम्मू कश्मीर में जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये इलेक्शन एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब AJK में अवामी बेचैनी और बलोचिस्तान में दहशत गर्दी की लहर चल रही है। जैसे गिलगित बल्तिस्तान में हुक्मरान जमातें आमने सामने थीं। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज़ाद कश्मीर में अपनी हुकूमत का दिफा कर रही है और मौलाना फजल रहमान के मुतनाज़ा बयान के बाद इंतखाबी इत्तेहाद JUIF के साथ ही है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंतखाबी मुहिम में यह मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अवाम कारकर्दगी की बुनियाद पर फैसला करेगी, न कि सिर्फ नारों पर। इंतखाबी मुहिम में मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान लफ्ज़ों की जंग भी जारी रही। एक तरफ बिलावल भुट्टो जरदारी ने ख्वाजा आसिफ के आज़ाद कश्मीर से मुतल्लिक़ मुतनाज़ा बयानात पर उनसे इस्तीफ़ा देने का मुतालबा किया, ये कहते हुए कि ऐसे वज़ीर कैबिनेट में रहने के अहल नहीं हैं। जबकि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आज़ाद कश्मीर में नाक़िस तर्ज़ हुक्मरानी और अवामी मसाइल हल न करने का इल्ज़ाम लगाया। इत्तलात के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम नवाज 24 जुलाई को मीरपुर में जलसा करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का फोकस डेवलपमेंट, गवर्नेंस और फेडरल गवर्नमेंट का सपोर्ट है और पार्टी ये पैगाम देना चाहती है कि मरकज़ में उसकी हुकूमत AJK के लिए डेवलपमेंट और रिसोर्सेज के ज़रिए बन सकती है। तो आज का सवाल सिर्फ ये नहीं कि मुस्लिम लीग नवाज या पीपल्स पार्टी में से कौन आगे निकलेगा, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या आज़ाद कश्मीर का वोटर अपनी मकामी तरजीहात की बुनियाद पर फैसला देगा या एक मरतबा फिर कौमी सियासत ही इस इंतखाब के नताइज का रुख तय करेगी। इन तमाम मामलात पर बात करेंगे हमारे गेस्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साबिक वफाकी वज़ीर क़मर ज़मान कायरा साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें ज्वाइन किया है वज़ीर आज़म के मुशीर बराए इत्तलात इख्तियार वली खान साहब से, और उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार ज़ैग़म खान। सबसे पहले बात करते हैं क़मर ज़मान कायरा साहब से। कायरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज़ाद कश्मीर में मौजूद हैं, लेकिन वहाँ अभी भी सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है। तो आप समझते हैं कि जो इस वक्त जो शिकायत हैं, जो गुस्सा है, काला दम करार दिया जा चुका है जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इस तरह की जो सूरत हाल है उसमें इलेक्शनियरिंग कर पाएंगे? देखिए, आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल आइडियल नहीं है, कोई शक नहीं है। कुछ इलाकों के अंदर वहां पे डिस्टर्बेंस अभी तक मौजूद है, अभी भी है, कुछ इलाकों में है, मेजॉरिटी में नहीं। लेकिन एक टेंस है सूरत हाल, और इस सूरत हाल में एक मायूसी सी भी है। तो क्या कौमी लीडरशिप का ये काम नहीं है, अपार्ट फ्रॉम दिस के वो इलेक्टोरल प्रोसेस में जाएं, इलेक्शन लड़े, जीते, एक उनका इससे भी बड़ा काम है कि उन्होंने कौम को हौसला देना, उन्होंने इन हालात से निकलने के लिए उनको अपने हवास मुजतमय करने का कहना है, और उसका सबसे बड़ा जरिया सरमन देना नहीं है, उनके दरमियान खड़ा होना है, उनको हौसला देना है। तो बिलावल साहब बिल्कुल अपनी पार्टी की कैंपेन कर रहे हैं, वो पूरे कश्मीर में जा रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट या डिवीजन में जाके जलसे कर रहे हैं, रावलाकोट के अलावा पार्टी के लिए वोट भी मांग रहे हैं और लोगों को ये हौसला भी दे रहे हैं, अपनी पार्टी को भी, दीगर जमातों को, कि हमें कि जैसे भी हालात हों उनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना है। हमें किसी ने डेमोक्रेसी मिसाली माहौल में बना के नहीं देनी, उसके लिए हमने कोशिश करनी है, स्ट्रगल करनी है और मिसाली माहौल पैदा करने हैं। ठीक है, तो इस सूरत हाल में जो जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी है उनका तो ये भी कहना है कि उन्होंने फ़िलहाल अब मुअख्खर कर दिया है जो उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था, लेकिन ये मेरे ख्याल में चौथी बार है जब मुअख्खर किया है। आप समझते हैं कि क्योंकि उनके मुतालबात जो हैं वो मुश्किल हैं, वो इंतखाबात के बाद ही पूरे हो सकते हैं, तो जो भी इलेक्ट होकर आएगा, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लोग हों, तो कितनी पजीराई मिलेगी, कितनी सपोर्ट होगी? क्योंकि
इन हालात में इलेक्शन वो सपोर्ट तो नहीं मैसर होगी जो अगर खुले माहौल में होती, अगर जो बातचीत जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहाँ ये मामलात सेटल होकर होते, तो वो सपोर्ट तो नहीं होगी। आपने इस कुर्सी को सुलझाना है कि मकबूजा कश्मीर के ऊपर हमारा मुकदमा भी खराब ना हो, महाजरीन का हक भी ना मारा जाए और आपके मुतालबात में भी वजन आ जाए। और ये सेंसिटिव मामला आपने आजाद कश्मीर के लोगों से मुशावरत करके करना है। और लोगों से मुशावरत का क्या तरीका है कि आप इलेक्शन में जाते हैं, इलेक्शन के जरिए जिसको लोग मैंडेट देते हैं वो हुकूमत में आके बैठ के फैसले करता है। इलेक्शन का टर्नओवर थोड़ा हो या ज्यादा हो, ये लोगों का मैंडेट होता है। एक अच्छा तरीका ये था और हमने उनको तजवीज किया कलादम कमेटी वालों को कि जी आप एक काम करें, आप इलेक्शन में जाएं, या तो हमें पहले तो बात है कि हमें मौका दे, हम इस पे कंसेंसस बिल्ड कर लें, आपके मुतालबे को देख लेते हैं, अगर इस पे कंसेंसस आ जाता है तो ठीक है, देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा, या आप इलेक्शन लड़े और इलेक्शन में लोगों के पास ये एजेंडा लेके जाए कि हम ये रिफॉर्म्स करना चाहते हैं, हम ये चीजें तब्दील करना चाहते हैं अपनी गवर्नेंस में। अगर लोग आपको मैंडेट दे देते हैं, बिस्मिल्लाह आइए बैठ के अपनी तब्दीली कर लीजिए। अब ये नहीं हो सकता कि आप पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करके इस तरह के मुतालबात बनवाएं। और इसमें बिल्कुल जो भी जमात जीत के हुकूमत बनाएगी उसको ये इशू एड्रेस करना होगा इधर वे, और उसके लिए वो फोरम होगा जिसपे तमाम जमातें मौजूद होंगी और वो जमातें ही बैठ के बेहतर फैसले कर सकेंगी। हमने तो इन साथियों को, दोस्तों को कहा था कि आप हमें मौका दे, हम इस पे कंसेंसस बिल्ड कर लें, फिर कोई रास्ता निकालते हैं। अगर नहीं तो फिर अब तो इलेक्शन प्रोसेस शुरू हो गया, अब शुरू हो गया है। अब तो ज़ाहिर इंतखाबात के बाद ही ये मामलात हल होंगे। लेकिन यहाँ मेरा सवाल बनता है, हमने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत गई और साथ जो इंडिपेंडेंट से जो जीते हुए थे उन्होंने IPP को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ ने चूज़ किया कि वो अपोजिशन में बैठे। तो आप समझते हैं कि ये आज़ाद कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शंस हो, ये क्या वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी पर रेफरेंडम है या आप समझते हैं ये मामलात अलग है? आजाद कश्मीर के इलेक्शन में वफाकी हुकूमत पे रेफरेंडम क्या होना है, वहाँ के अपने हालात, अपनी पॉलिटिक्स है। पाकिस्तान के अंदर जो उनकी सीटें हैं वहाँ और डायनामिक्स होते हैं और आजाद कश्मीर के अंदर डायनामिक्स मुख्तलिफ होते हैं। मुस्लिम लीग की कारकर्दगी से तो लोग कितने मुतमईन होंगे या कितने वोट देंगे और एक और इशू है। लेकिन ये बात बहरहाल दुरुस्त है कि गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन एक और फिजा में हुए, वहां भी टेंशन थी। ईरान के सुप्रीम लीडर के कत्ल के बाद वहां भी एक सूरत हाल बनी थी जिसकी टेंशन को हमने वहां महसूस किया और उसको एड्रेस किया। यहाँ भी एक टेंशन बनी हुई है और उसको भी एड्रेस करने की जरूरत है। होपफुली इंशाल्लाह इसको भी हम एड्रेस कर पाएंगे, लेकिन होगा ये अब इसी तरीके से कि जो हुकूमत बनेगी वो मुशावरत के साथ इस अमल का कोई फैसला करे। ठीक है, आपने आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात इत्तेहाद JUI के साथ है। आप समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान को माफ़ी मांगनी चाहिए, उसके बाद तो और भी सख्त बयानात आए कि GHQ तक पहुंचेंगे? मौलाना फजल रहमान बड़े जीरक सियासतदान हैं और इस मुल्क के मकबूल सियासतदान हैं। बड़े लफ्जों का चुनाव उनका हमेशा बड़ा और बड़े मुदल्लल अंदाज में गुफ्तगू करने वाले हैं। ये जो सिपाहियों की शहादत वाला इशू है जवानों की, इसके अलावा तो उनके ख्यालात कोई नए नहीं हैं और ये बात उनको इस तरह नहीं करनी चाहिए थी, बेहतर होता या ना होता। लेकिन अब इस पे जो सूरत हाल पैदा कर दी गई है कि उनको अगर ये तासर दिया जाए कि उनको पिछाड़ा जाए और मौलाना को इस पे हजीमत बर्दाश्त करनी पड़े और वो माजरत करे, तो मेरा ख्याल है इसी वजह से जब कॉन्सलाट हुआ तो उन्होंने एक सख्त लाइन ले ली है। वरना वो कभी भी अवाम का दिल दुखाने वाले बंदों में नहीं है, सियासी आदमी है। तो ये लफ्ज ना कहे होते तो ज्यादा अच्छा होता। अब भी मौलाना को इन अल्फाज को एड्रेस कर लेना चाहिए। आपका समझते हैं एड्रेस करने का मतलब माजरत या माफ़ी है? देखिए ये लफ्ज बड़े नामुनासिब हैं, माफी मांगे फलान करें।
یہ جس نے کہے وہی بہتر طریقے سے اس کو ایڈریس کر سکے. ٹھیک ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں جہاں ایک بیانیہ بھی بن رہا ہے JUIF مولانا فضل الرحمان کے خلاف، آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ جو اتحاد ہے اس کا فائدہ یا نقصان ہے؟ اس بیان سے پہلے ہمارا اتحاد ہوا تھا، اس بیان کے بعد نہیں. اور یہ اتحاد کیونکہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا ایک ذاتی بیان ہماری سیاست پہ تو اثر انداز نہیں ہو رہا. ہم اس بیان کے ساتھ تو متفق نہیں ہیں. میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن ہمارا اتحاد ان کے ساتھ اس سے پہلے. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اس بیان کے بعد اور اس کے بعد جو رویہ رہا ہے اس کے بعد اتحاد نہیں ہے. پاکستان تحریک میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا اتحاد نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان آنے سے پہلے ہمارا اتحاد ہو چکا تھا. ٹھیک ہے، یہ وضاحت آپ نے کر دی. اور اتحاد اب بھی قائم؟ جی بالکل قائم. ٹھیک ہے. پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے، آزاد کشمیر کے الیکشنز بوائیکاٹ بھی کیے ہیں. اس پورے عمل میں ان کا ظاہر اعتماد نہیں ہے، اور یہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد انہوں نے یہ چوائس کی تھی. آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت مستقبل، کیونکہ وہ اس وقت وہ کمیٹیز میں بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں، یہاں بوائیکاٹ کیا ہے، ان کی سیاست پر آپ کی رائے؟ میری ذاتی رائے میں ہو سکتا ہے یہ درست ہو سکتا ہے نہ ہو، اس سے ان کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے. لیکن اس وقت تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی ایک کوئی مرکزی قیادت ہے، کوئی ان کا ایک رخ ہے جو متعین ہو پائے اور سارے لوگ ایک فیصلے کو اوبے کریں. اس وقت ان کے ہاں کئی سارے فیصلہ ساز ہیں، کئی سارے فیصلہ ساز فیصلہ کرتے ہیں تو دوسرا ان کو نہیں اون کرتا، دونوں کرتے ہیں تو تیسرا ڈس اون کر دیتا ہے. اور اب ان کی ہمشیرہ نے ایک اور بیان دے کے ان کے لیے ایک اور کھڈا کھود دیا ہے. اس وقت ان کا بحران یہ قیادت کا ہے. اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ کیا اس بات پہ کہ ہمیں رجسٹرڈ جماعت کے طور پہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا. حالانکہ جو بیسک اصول ہے ساری جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق، میری اپنی جماعت نے اور باقی جماعتوں نے بھی اپنے تمام گوشوارے اخراجات جو تھے پرفارمانس فل کر کے الیکشن کمیشن کو دیے. جب پی ٹی آئی نے دیے تو انہوں نے ان کو واپس کر دیا کہ یہ پرفارما اکارڈنگ ٹو رولز نہیں ہے، اس میں ساری جو انفارمیشن دینی تھی وہ نہیں ہے، لہذا اس کو مکمل کریں. واپس بھی ان کو مکمل کیے بغیر دیا گیا، لہذا انہوں نے جماعت کو رجسٹر نہیں کیا. اسی آبجیکشن پہ پی ٹی آئی ہائی کورٹ میں چلی گئی، اور ہائی کورٹ نے یہ تاثر جو تھا یا یہ آبزرویشن جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ ان کو گوشوارہ ٹھیک پیش کرنا چاہیے، وہ تو قائم رکھی. لیکن لارجر ویو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت ہے، اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے اور ان کو اپنا گوشوارہ جو ہے اکارڈنگلی جمع کرانا چاہیے. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چلا گیا اور سپریم کورٹ نے کو 20-22 دن کے بعد اس پہ فیصلہ دیا، اور ان کو اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا. ان 20-22 دنوں میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پرفارما ہم دینے کو تیار ہیں. لہٰذا اب ایک ایسی ہٹ درمی میں آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں اور پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ جاتی ہے، تو پھر لوگ چلے گا نہیں یہ کام. اور اب بھی ان کو چاہیے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے میدان سے ایک طرف ہو کے مسئلے حل نہیں ہوتے. پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر کے غلطی کر چکی ہے، جس کو ہم ہر فورم پہ بی بی شہید کی زندگی سے لے کے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا آج تک ہم اس فیصلے پہ اپنا جو تکلیف ہوئی، ہمارا جو نقصان ہوا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو میدان میں رہنا چاہیے. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مگر اور اسی وجہ سے قاہرہ صاحب، معذرت میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، چاہے اس طرح کے جیسے جی بی میں الیکشنز ہوں یا آپ آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوں یا بائی الیکشنز ہوں یا لوکل الیکشنز ہوں یا کسی قسم کے الیکشنز ہوں، اور پھر اس کے بعد پارلیمان میں آپ کو ایک اپوزیشن نظر نہیں آتی. یہ اپوزیشن کا نظر نہ آنا بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن اپنا رول ادا نہیں کر رہے. لیکن ان کا تو موقف یہ ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا گیا. ان کے بہت سارے لوگ اب بھی ان کے لوگ موجود ہیں نا، ہر ایشو کے اوپر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھانی چاہیے. جب ہم ضیاء الحق کے دور میں یا اس کے بعد جب ہمیں اپوزیشن میں بٹھایا گیا، ہمارے حقوق چھین لیے گئے، ہم سے جیتے ہوئے الیکشن چھین لیے گئے،
हम 17 सीटों के साथ भी तो पीपल्स पार्टी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की क्यादत में बैठी थी असेंबली में। हमने तो बायकॉट नहीं किए थे। हमने तो कहा था कि ठीक है इलेक्शन जाली है, हमसे छीना गया है और हम हमारे खिलाफ फैसले अदालतों के बायस थे, इसके बावजूद हम उन्हीं अदालतों में भी जाएंगे और पार्लियामान में भी बैठेंगे। तो ये प्रोसेस के अंदर से ही रिफाइनमेंट आती है। ये हमारे दोस्त जो हैं, ये एक तरीका जो इख्तियार किए बैठे थे या अभी तक हैं, वो है कि जी हम अवामी दबाव के जरिए, अवामी ताकत के जरिए, पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब करके हम अपने मुतालबात मनवा लेंगे। वो भी ये नहीं कर सके कि पब्लिक ऑर्डर प्रॉपरली ये डिस्टर्ब कर लेते या इतनी बड़ी हड़ताल कर लेते कि हुकूमतें मजबूर हो जाती। दूसरा रास्ता वही एवोल्यूशन का है, वो भी छोड़े, ये कर नहीं पा रहे, लिहाजा अब इस कंफ्यूजन में है। जीपी के अंदर जो इलेक्शन हुआ उसमें बाकायदा इमरान खान साहब का झंडा और उनकी तस्वीर के साथ उनके इलेक्शन हुए और उनके लोग भी गए पहले स्टार्ट। लेकिन कुछ लोगों को तो रोका भी गया था ना, वो जाने की कोशिश रोका गया, बाद में सब गए। और अर्ज ये है, मैं ये नहीं कह रहा कि मिसाली था, मैं ये कह रहा हूँ कि उनके लोग गए, उनकी रैलीज हुई, जलसे हुए, बैरिस्टर गौहर साहब गए, बाकी लोग गए और उनका इत्तेहाद था अलामा नासिर साहब के साथ, MWM के साथ, बिल्कुल वहदतुल मुस्लिमीन के साथ। वहां मिल के उन्होंने दोनों लीडरों की तस्वीर लगा के इलेक्शन लड़ा और लोगों ने वोट नहीं दिया। एक सीट उनको मिली, एक उनको मिली। अब अगर वही बात वो समझें कि यहाँ भी होगी तो ये उनकी गलती है कि वो बायकॉट करके बैठ गए। बायकॉट करने से क्या होगा, वो इलेक्टोरल प्रोसेस से बाहर होंगे। कल जब पार्लियामान या उनकी जो असेंबली है, पार्लियामान तो ये कौमी असेंबली ऑफ सेनेट को कहते हैं, उनकी जो असेंबली है, उस असेंबली से जब कोई रेजोल्यूशन होगा या जब कोई डिबेट होगी तो उस पर इनका मौकफ कौन देगा, कैसे आएगा? अगर आप सिर्फ सड़कों पे बैठ के एहतजाज करके मामला हल करना चाहेंगे तो ये सियासी जमातों लेकिन अगर का आप देखें सड़कों पे एहतजाज की बात होती है, जाहिर है ये भी एक पाकिस्तानी शहरी का हक है। अगर आप दूसरी तरफ देखें, बलूचिस्तान में अफसोसनाक वाक़या हुआ था, तो वहाँ भी एक धरना भी हुआ था और फिर आपकी हुकूमत है बलूचिस्तान में, वो मान भी गए थे ना, एक जुडिशल कमीशन बनाने से धरना ख़त्म हुआ। देखिए, बलूचिस्तान में जो हुआ, उस वाक़े, उस हादसे के ऊपर सारी कौम रंजीदा थी। हमारी हुकूमत ने उस पर अपनी तकलीफ का, अपनी बेबसी का इजहार किया, अपनी तकलीफ का, और लोगों के साथ खड़ी हुई। उन्होंने एहतजाज किया तो चीफ मिनिस्टर वहां गए, अपनी टीम वहां भेजी, उनसे मुज़ाकरात किए, बैठ के मामला हल कर लिया, वे फॉरवर्ड निकाल लिया। यहाँ पे तो लोग मुसल्लह हुए बैठे हैं। ये जो लोग आप दो सारे बात कर रहे हैं ना कि इनसे डायलॉग के अलावा डेमोक्रेसी आगे नहीं चलती। लेकिन एक बात याद रखिए, आप सारे चैनल वो फुटेज चला रहे हैं जिसपे मुसल्लह लोग, अजीबो गरीब हुलियों वाले, वो मुसल्लह होके आतिशी असले से, ऑटोमेटिक वेपन से वो मुसल्लह होके हमारी सिपाह पे हमला आवर हो रहे हैं, लोगों को शहीद कर रहे हैं। ऐसे एहतजाज, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि जब कानून तोड़ा जाएगा, जब कानून नाफिज करने वाले इदारों पर या उनके अफसरान पर, जी नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए दूसरी तरफ अगर बात करें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी बलूचिस्तान गए इस वाक़े के बाद। अभी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की सीनियर क़यादत ने बलूचिस्तान के जो लीडर्स हैं उनके साथ भी मुलाकात की। इसका हल जो है वो अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो हुकूमत है बलूचिस्तान में वो तो नहीं कर पाई। ना सिर्फ आप कह सकते हैं कि एक मिलिट्री एक्शन या फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए हो सकी, तो आप दोनों जमातें जो इस वक्त हुक्मरां भी हैं, एक बेहतर लाहे अमल, जो सियासी लाहे अमल है, उस पर क्यों नहीं काम कर रहे? पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों जमातें नहीं कर सकी और फौजी हल हुआ है, तो फौज किसकी है? क्या फौज को थर्ड फ्री है? मैं कहना चाह रही थी कि फौजी कार्रवाई सिर्फ हल नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल इस बात के हक, मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि मुज़ाकरात होने चाहिए, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कोई जिम्मेदारी भी किसी की होती है ना। तो आपका कहना है कि या आपके चीफ मिनिस्टर हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वजीर आजम हो, कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा? नहीं, बिल्कुल ऐसा मैं नहीं कह रहा। किसने कहा? ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने, आप इस वक्त कश्मीर का जिक्र कर रही हैं, कश्मीर की इस कमेटी के साथ कितनी मुज़ाकरात हुए, कितनी, मैं खुद उसका हिस्सा रहा। नहीं, मैं इस वक्त बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ। बलूचिस्तान में सूरत हाल कई दहाइयों से खराब हो रही है, खराब है, और वहां पे
بیرونی مداخلت اور واضح طور پہ ہے. وہاں پہ مذاکرات ہوئے, ہم نے اپنے دور حکومت میں آغاز حقوق بلوچستان کر کے ان کے زخموں پہ مرہم رکھا. آج جو لوگ حکومت میں ہیں وہ الیکشن لڑ کے آئے ہیں, وہ انہی کے نمائندے ہیں. اور آج جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں جو اسمبلی میں نہیں آ سکے, وہ کل اسمبلیوں میں تھے, وہ انہی کے نمائندے تھے, وہ کوئی پنجاب کے نمائندے نہیں تھے. لہٰذا وہاں ایک ڈائلاگ کا عمل بالکل ہے, ہونا چاہیے, اس کو اور ایکسٹینسو. لیکن اگر کوئی ڈائلاگ کرنا نہ چاہے اور وہ تشدد کے ذریعے ڈائلاگ کرے اور وہ کہے کہ نہیں میں نے تو آپ سے بات کے ساتھ بیٹھنا ہی نہیں, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ ڈی ایل اے سے ٹھیک ہے. بات کر لیں. آخری سوال ویری کوئکلی, ہاں یا نہ میں, کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے. آپ ہی سمجھتے ہیں کہ خواجہ آصف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے؟ خواجہ آصف کو پہلے تو ایسی بات ہی نہیں کرنی چاہیے. اب انہوں نے کر لی, اب استعفیٰ دینا چاہیے. انہوں نے کی انتہائی بڑی غلطی کی, لوگوں کا دل دکھایا. ان کو بھی راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا تھا ان سے معافی مانگ لیں, ان کو معافی مانگنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو استعفیٰ دینا چاہیے یا نہیں؟ چلیے یہ سوال آپ اپنے پاس. چلے ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب ہمیں وقت دینے کا. پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف تو آپ نے سن لیا, لیکن اب ہم پاکستان مسلم لیگ نواز کا موقف سنتے ہیں. اختیار ولی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ وقت دینے کا. اختیار, سب سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پھر سے ایک بار پھر مطالبہ کیا کہ خواجہ آصف صاحب استعفیٰ دے دیں. ویسے ہی سننے میں آ رہا ہے کچھ تبدیلیاں آ رہی ہیں کابینہ میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ عمبر. دیکھیں بلاول صاحب بڑے آدمی ہیں اور میرے خیال میں ان کو اپنی جو سیاسی آرا ہے وہ ہر بندے کو وہ دینی چاہیے, اور ہر بندہ دے سکتا ہے. ملک میں کوئی وہ تو نہیں ہے, پابندی تو نہیں ہے کہ کسی کے اظہار رائے پر آپ قدغن لگا دیں. خواجہ آصف نے ایک سٹیٹمنٹ دے دی, آپ نے اس کو ناپسند کیا, آپ نے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا, انہوں نے نہیں دیا اور ان سے معافی مانگنے کی کہا تو راجہ پرویز اشرف صاحب نے خود ان کی جگہ معافی مانگ لی. تو میرے خیال میں اب بات جو ہے وہ وہیں پر قومی اسمبلی میں ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اچھا بات وہاں ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اپنے جلسے گرمانا چاہتے ہیں تو وہ ان کے پاس پورا اختیار ہے, وہ کر سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے الیکشنز ہو رہے ہیں, لوگ اس وقت جو کشمیری تھے وہ بہت غصے میں بھی آئے تھے خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ کی وجہ سے, تو اسے ظاہر ہے مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے. لیکن اگر معافی معذرت کی بات کریں, ایک طرف خواجہ آصف ہے, دوسری طرف مولانا فضل الرحمان ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ معافی نہیں مانگ رہے تو کیا مولانا صاحب کو بھی معذرت معافی ان کو ادا کرنی چاہیے؟ نہیں, میرے خیال میں دونوں چیزیں بڑی مختلف ہیں. ٹھیک ہے, جو خواجہ صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ ایک نقطے تک اور ایک مخصوص جگہ تک وہ اس کا تعلق ہے, اور میں کبھی کہوں گا کہ خواجہ آصف صاحب کو یہ سٹیٹمنٹ دینی چاہیے, ان کو نہیں دینی چاہیے تھی. اب جہاں تک آپ مولانا فضل الرحمان کی بات کر رہی ہیں تو وہ تو عنبر شمسی, انہوں نے تو غزوہ بدر سے لے کر معرکہ حق تک اور کل پرسوں کے جو آپریشنز ہوئے ہیں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں, انہوں نے تو سارے شہدائے اسلام پر انہوں نے سوال اٹھا دیا ہے. کیا آپ مجھے بتا سکتی ہیں کہ خلفائے راشدین کے دور میں جتنی فوج تھی, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عثمان ذوالنورین اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ساتھ جتنی فوج تھی, کیا وہ بغیر تنخواہ کی تھی؟ اگر وہ تنخواہ لیتے تھے خدا نہ خواستہ تو جو مولانا کہہ رہے ہیں کیا اس کو درست مانا جا سکتا ہے؟ میرے خیال میں مولانا صاحب باوجود اس کے کہ ایک زیرک انسان ہے, ایک ذہین لیڈر بھی ہیں, اور وہ اپنے بڑے نپے تلے انداز میں جب جو بھی بیان دیتے ہیں وہ سوچ سمجھ کے دیتے ہیں. اپنی بات ہمیشہ 1973 کے آئین کے تناظر میں وہ ٹھیک ٹھاک دے دیتے ہیں, لیکن یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ ان کا غصہ شاید جو موجودہ گراف تھا یا اس سے جو حد تھا اس سے متجاوز ہو گیا, اور وہ اپنے الفاظ پر قابو نہیں رکھ سکے, کنٹرول نہیں رکھ سکے, اور وہ کچھ زیادہ کہہ گئے ہیں. دوسری جانب اگر آپ دیکھیں عمران خان صاحب کی بہن, انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے مارکہ حق کے حوالے سے, مودی کے حوالے سے, اور ایک دعویٰ کیا تھا, ان پر تو ایک پرچہ یا کیس بن چکا ہے. تو یہ دوہرا معیار ہے؟ جی, قابل شرم نہیں, دوہرا معیار نہیں ہے. ٹھیک ہے, میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف ایک ہسٹری رکھتی ہے ایسے کاموں کی,
ऐसे बातों की। उनके भाई इमरान खान पहले ऐसे कर चुके हैं, 9 मई जैसे वाकयात, 24, 25 और 26 नवंबर जैसे वाकयात। वो ऐसी शरारतें करने के आदी हैं। उनका ट्विटर हैंडल उठा लें, वो आए रोज यही काम करते थे। अब तो काफी अरसे से उनका ट्विटर जो है वो खामोश हो गया। अदरवाइज ये तो उनका वो तो नाम नफा का है। खामोश ये तो इसलिए है ना, इसीलिए है ना, देखिए उनका जो ट्विटर हैंडल भी इसलिए खामोश है, मुलाकातें भी नहीं करवा रहे, उनसे बातचीत नहीं हो रही। मगर मेरा जो एक नुक्ता है वो यही है कि अगर मौलाना साहब ने इस किस्म की बात की, मैं वही जी आपको ठीक बता है, रहा हूँ। मौलाना साहब का अगर आप ये जुर्म इसको तस्वर कर ले, मैंने कहा आज का दिन इंतजार कर लेते हैं। आज संडे है, मेरे ख्याल में 8 दिन भी पूरे हो जाएंगे और देखते हैं मौलाना साहब वापस लेते हैं या अपने अल्फाज को उसकी कोई वजाहत देते हैं या नहीं। जहां तक नौरीन नियाजी की बात है, तो उनका इल्जाम तो ये है कि पाकिस्तान ने अपने फौजी मरवा दिए एक स्क्रिप्टेड ड्रामे में। जो आपने इंडिया के साथ आपने जंग लड़ी, आप जीत कर आए, दुनिया उसको आपकी जीत कहती है, और नौरीन नियाजी इमरान खान की बहन कहती है कि ये स्क्रिप्टेड था, ये इंजीनियर्ड था, ये सारा बिल्कुल। स्टेज ड्रामा। ये तो ये मेरे इसका ख्याल इसका में कोई ये सेंस भी नहीं है बातें ख्यार साहब, इसमें मैं बिल्कुल आपसे 100% इत्तेफाक करती हूँ, अंदर लेकिन सुन मैं लीजिए। ये कहना चाहती मैं हूँ कि समझता हूँ जी कि ये बयानिया पाकिस्तान में कलदम तंजीमों का है। नहीं बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त बात करें। इसमें शरीयत पसंदों का है। पाकिस्तान के तो अंदर या ये पाकिस्तान से बाहर जैसे सब वो एतराफ़ पैसे करते हैं पकड़ते कि हैं, जैसे पाकिस्तान वो ने पैसे पकड़ते जी हैं इजराइल से, इंडिया से, फॉरेन एजेंडे को लेकर वो चलाते हैं। बिल्कुल नौरीन नियाजी ने फॉरेन एजेंडा चलाया। लेकिन आपको अजीब सी बात नहीं लगती, ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड हुआ था, ये कुछ माह पहले हुआ था, ये अचानक से लीक हो जाता है, फिर एक केस भी बन जाता है। एक उनकी बेवकूफ़ी की बात है, कोई उनको संजीदगी से नहीं लेता, तो क्यों आगे तो कह दे, ये लीक क्यों हुई और क्या फिर उसके बाद अचानक से केस भी बन गया? मांग ले माफी, कह दे कि मैंने गलत किया है, मेरे मुंह से निकल गया, गुस्से में कह दिया, मैं ये कहना नहीं चाहती थी। वो तो कह भी नहीं रही है। उनकी तो सोशल मीडिया उस पर अड़ी बैठी हुई है कि ये ऐसा ही है। तो फिर तो ऐसा लगता है ना कि ये स्क्रिप्टेड है सारा कुछ। इनके मैं तो ये कहता हूं कि ये वो लोग करते हैं जो आपके गवादर पोर्ट के दुश्मन हैं, जो आपके मुल्क के दुश्मन अमन के हैं, जिन्होंने इजराइल और इंडिया से पैसे पकड़ के वो बैठे हुए हैं, अपनी यूट्यूब चलाते हैं और इस तरह की बकवासियात और लघवियात वो रोज आए रोज करते हैं। तो नौरीन बाजी ने भी वही किया है। ठीक है, अगर हम अब आगे बढ़ सकते हैं, मैं क्योंकि चाह रही थी, क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंतखाबात, वहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल, देखें गिलगित बल्तिस्तान में यही बात होती है, एक तरह से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ फातेह नहीं थी, ये रेफरेंडम था आपकी कारकर्दगी पर। आप क्या समझते हैं कि आज़ाद जम्मू कश्मीर, जहाँ सिक्योरिटी की सूरत हाल इस वक्त मुनासिब नहीं है, फिर भी इलेक्शंस हो रहे हैं, आप पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ कोशिश भी कर रहे हैं, आपकी लीडरान वहाँ जा भी रहे हैं, लेकिन जो जीत होती है वो ऐसी जमात की होती है जो विफाक में आप लोगों की एक जो इत्तेहाद है वो ज़बरदस्ती की शादी की तरह है। नहीं, जबरदस्ती की शादी तो न चल सकती है, न हो सकती है। तो उसमें तो अदालत बहुत जल्दी रिलीफ दे देती है। अच्छा चले ठीक है, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीबी में भी जीती है, बिलावल भुट्टो साहब मुतहरिक भी ज़्यादा हैं। आपको क्या लगता नहीं है कि आज़ाद कश्मीर में आपको एक कुछ सीटें मिलेंगी, जीतेंगे, क्या होगा? देखिए, जो जीबी का इलेक्शन था उसमें हमारी 2-3 खामियां थी। हमने अपने कैंडिडेट्स को कोई फंडिंग नहीं दी। मुस्लिम लीग नून में ये कोई कल्चर है ही नहीं। वहाँ अपने उम्मीदवारों को पैसे नहीं दिए जाते। 35 साल से तो मैं भी इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मुझे कभी एक पाई नहीं मिली, एक पाई किसी इलेक्शन के लिए। खुद अपने पल्ले से करना पड़ता है सब कुछ। वहाँ पर हमने जब देखा कि बिलावल साहब जो कैंपेन चला रहे थे, उन्होंने अपने कैंडिडेट्स पर अरबों रुपए लगाए, उन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया। हम टिकटों के फैसला करने में लेट हुए, हमारी क़यादत कैंपेन स्टार्ट करने में वहां पर लेट हुई। सो आई कैन कंक्लूड इट वेरी इजीली एंड वेरी विदाउट एनी हेजिटेशन कि बिलावल हमसे वहां पर अच्छा खेले, उन्होंने हमसे ज्यादा अच्छी कैंपेन की और उन्होंने चीज़ों को वक्त से पहले मैनेज किया। बिलावल गए बड़े हाई होप्स के साथ थे कि वो शायद कोई सिंगल मेजॉरिटी और वो भी 2/3 की ले लेंगे। हम इतना एस्टिमेट नहीं कर रहे थे कि बिलावल साहब इतनी अक्सरियत ले लेंगे। जो लिया है वो उन्होंने अपनी कद काट से ज़्यादा लिया है।
So when it comes to the election of Kashmir, तो कश्मीर में मुझे नहीं लगता कि बिलावल साहब वो स्कोर कर पाएंगे। यहाँ नहीं, लेकिन वो अभी भी कैंपेनिंग में उनकी लीड है। वो ठीक है, लेकिन कश्मीर में हमने टाइमली, जब जीबी का इलेक्शन हो गया तो हमने टिकटों के फैसले, वहां पर कैंपेन कौन चलाएगा, कौन सा एरिया कौन संभालेगा, किसकी क्या जिम्मेदारी होगी, वो सारी तैयारी हमने पहले की है। और इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि बिलावल साहब हमारे, जबरदस्ती की शादी आप बिल्कुल मत कहें, वरना अदालत दुल्हन को फौरन रिकवर करा लेगी। मैं आपको ये कहूं, बिलावल हमारे दिल से हमारे इत्तेहादी हैं, मैं उनको लाइक भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ। हम नोबल कॉजेस के लिए, पाकिस्तान के लिए हम इकट्ठे बैठे हैं, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद कश्मीर में उनको शिकस्त देंगे। ठीक है, और बहुत ठीक बुरी है, शिकस्त देंगे, बहुत बुरी शिकस्त देंगे। अभी पेशगोई कर दी है, सीखा है गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में जब हैट्रिक मिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। देखते हैं कि आपकी बात वाकई सच होती है, हकीकत में बदलती है या नहीं। बहुत शुक्रिया इख्तियार वली खान साहब। थैंक यू वेरी मच। आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात हों या दीगर मामलात हों, दोनों हरीफ और हलीफ जमातों के हमने इत्तेहादी भी हैं, क्योंकि उनका मौक़िफ़ तो सुन लिया। लेकिन अब तज़िया लेते हैं ज़ैग़म खान साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया ज़ैग़म साहब हमें वक्त देने का। पहले तो अगर नाज़रीन को आप बता सकते हैं कि जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इंतखाबात है, क्या अब हम कह सकते हैं कि ये वफाकी हुकूमत के लिए रेफरेंडम है, या बैनुल-अक़वामी सतह पर इसकी अहमियत और भी बढ़ गई है, जहां सिक्योरिटी की सूरत हाल के हवाले से बात किया जाए, जॉइंट एक्शन अवामी कमेटी के जो मुतालबात हैं उसके हवाले से बात किया जाए? देखिए, मैं ये कहूँगा कि ये इलेक्शन एक बहुत बड़ा मौका है पाकिस्तान के लिए और आज़ाद कश्मीर के लिए भी, कि इस वक्त जो चैलेंजेस इस इलाके में उभरे हैं, जो नाराज़गियाँ उभरी हैं और जो सियासत की कमज़ोरियों की वजह से मसाइल उभरे हैं, ये इलेक्शन उन तमाम मसाइल को कितना हल करते हैं, कितना हल की तरफ लेकर जाते हैं। आपको पता है, एक तो वैसे ही इस वक्त एज ऑफ एंगर है और पाकिस्तान में हर तरफ एक नाराज़गी मौजूद है, नौजवान ख़ास तौर पे नाराज़ हैं और हर इलाके में उस नाराज़गी के इज़हार के अपने अंदाज हैं। अब आज़ाद कश्मीर की एक बहुत बड़ी जो स्ट्रेंथ थी, जिसकी वजह से वहाँ लोग बहुत मुतमईन भी होते थे, वो ये थे कि एक आबादी के लिहाज से एक छोटा इलाका, सिर्फ 45 लाख तकरीबन आबादी, और उसके पास वज़ीर आज़म भी था, उसके पास सदर भी था, उसके पास असम्बली भी थी, उसके पास कोर्ट्स भी थी, सब कुछ वहाँ मौजूद था छोटे से इलाके में, और तकरीबन फेस टू फेस था हुकूमत का और अवाम का एक बराह रास्त कनेक्शन था। लेकिन हमने देखा उसकी दूसरी साइड उभरी। दूसरी साइड क्या उभरी कि वहाँ जो गड़बड़ हो रही थी, जो खच खाना था, वो भी लोगों को बराह रास्त नजर आ रहा था। ऐसा नहीं था कि इतना बड़ा पंजाब है और लाहौर में जो हो रहा है अब वो सबकी पहुंच से दूर है, सिंध में, बाकी जगह पे भी, बलूचिस्तान में भी ऐसे, यहाँ पर छोटे खित्ते होने का ये नुकसान हुआ, तो उसकी नाराज़गी उभरी, नाराज़गियाँ भी मौजूद थी। लेकिन देखिए अंबर, इस वक्त जो एक बहुत बड़ा सवाल, और उससे पहले जब हम, अगर माज़रत में आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन जो पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी भी हमें नज़र आई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा, उससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके उससे पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे, क्या कुछ हुआ है, ये भी एक वजह बनी। देखिए, इसको एक बड़ी चीज़ में रखते हैं जो मैं अर्ज़ करना चाह रहा था, कि जो गिलगित बल्तिस्तान है और ये जो कश्मीर है, यहाँ के अवाम अब भारत के साथ डिस्प्यूट के हॉस्टेज नहीं रहना चाह रहे। इस वक्त जो इन दोनों खित्तों का बंदोबस्त है, वो मुकम्मल तौर पर कश्मीर डिस्प्यूट के साथ फंसा हुआ है। अब कश्मीर डिस्प्यूट के साथ तो पूरे पाकिस्तान की एक कमिटमेंट है, इन इलाकों की भी, आज़ाद कश्मीर की सबसे ज़्यादा है, लेकिन जो इस खित्ते की गवर्नेंस है, वो चाहते हैं कि वो उसके साथ ना अटकी रहे। अब ये जो सवाल है, मिसाल के तौर पर ये स्पेशल सीट्स का, कि 45 बराह रास्त इलेक्ट होने वाली सीटों में से 12 सीटें ऐसी हैं जो टेरिटोरियल नहीं हैं, बाहर से आती हैं। अब दो, आप देखिए टेंशन कहाँ पे है, कि एक तरफ एक खित्ता है, उस खित्ते की हुकूमत जवाबदेह है उन लोगों को जो उस टेरिटरी में रहते हैं, और दूसरी तरफ 12 वो लोग हैं जो इस वजह से आते हैं कि कश्मीर डिस्प्यूट का हमने एक सेटअप बनाया है, और हम ये कहते हैं कि असेंबली पूरे कश्मीर को रिप्रेजेंट करती है, जो पाकिस्तान का हिस्सा है, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। कुछ अरसे के लिए तो ठीक है, लेकिन ये डिस्प्यूट, क्योंकि हमें तो मालूम नहीं कब जाके सेटअप होगा,
تو یہ علاقے کہتے ہیں کہ بھائی آپ ہمیں ہمارے حقوق دیں اور ہمیں ٹیریٹوریلی ٹھیک طریقے سے اپنے آپ کو گورن کرنے دیں. یہ ہے بڑا جھگڑا. ٹھیک ہے. اب ایک تو وہ بھی ڈس افیکشن آپ کو دیکھیں موجود ہے. اب اس کے اندر جو حکومت کی جس طریقے سے آزاد کشمیر میں تبدیلیاں ہوئی ہیں وہ بھی اس بات سے جوڑ لیں جو میں نے کہا کہ لوگوں کو وہاں پہ چیزیں سامنے نظر آتی ہیں کہ کوئی چھوٹا سا خطہ ہے جس طریقے سے وہاں پہ لوگوں نے وفاداریاں بدلیں اور جس طریقے سے پھر انہوں نے مس گورننس کی, اس کی بہت بڑی ناراضگی موجود ہے. اب کیونکہ الیکشن ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے اور نئے لوگ آئیں گے نئے مینڈیٹ کے ساتھ, تو ایک آپ کے پاس ایک چانس ابھرتا ہے کہ ان تمام جو مسائل ہیں ان سے یہ لوگ ڈیل کریں. اگرچہ اس میں بھی ایک مسئلہ موجود ہے کہ ایک بڑی پارٹی نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے. بالکل, میں اسی پہ آنے لگی تھی کہ دیکھیں فری اینڈ فیئر الیکشنز کی بات کر اس دور میں تو ہر الیکشن پہ شکوک و شبہات ہوتے ہیں. پھر وہاں سیکیورٹی کی صورتحال آپ دیکھ لیجئے کہ راولا کوٹ ابھی بھی وہاں حالات کشیدہ ہیں, ٹھیک نہیں ہیں, تو ایک لمیٹیشن آ جاتی ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کہیں گے کہ ایک بڑی اپوزیشن کی جو جماعت ہے اس نے بائیکاٹ کر دیا ہے. تو ڈسپیوٹ ریزولوشن اس قسم کے الیکشنز کے بعد ممکن ہوگی؟ اب یہ دیکھنا ہے کہ جو الیکشن ہے اس کو حکومت کس طرح سے کرا پاتی ہے, کیونکہ خود ایک بڑی پارٹی مسلم لیگ نواز کہہ رہی ہے کہ اس کو ڈیلے ہونا چاہیے. اب اگر اس سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ جگہ پہ الیکشن نہیں ہو پاتے یا اگر وہاں پہ ٹرن آؤٹ کم ہوتا ہے یا الیکشن پہ سوال ابھرتے ہیں, پھر تو ظاہر ہے اس الیکشن کی جو لیجیٹیمیسی ہے اس پہ سوالات اٹھ جائیں گے. لیکن اگر الیکشن کی لیجیٹیمیسی پر سوال نہیں اٹھتا, مؤثر طور پہ الیکشن ہو جاتے ہیں, ٹرن آؤٹ بھی بڑا ہوتا ہے, اتنا اچھا ٹرن آؤٹ ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو بائیکاٹ ہے وہ ایک طریقے سے لوگ مسترد کر دیتے ہیں, پھر اس بات کا امکان ہے کہ یہ الیکشن جو ہے معاملات کو آگے طرف لے کر جائیں. لیکن اس میں پھر بہت ہی اہم بات یہ ہے کہ یہ جو پارٹیاں ہیں کون حکومت بناتا ہے, کون اپوزیشن میں رہتا ہے, اور حکومت اور اپوزیشن مل کر کس طریقے سے جو اس وقت کے تمام تنازعات ہیں ان کو حل کرتے ہیں, حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا, اب دو بڑی جب سے کنٹیسٹ کر رہی ہیں الیکشنز, آپ کو لگتا ہے کہ جو ان میں اختلافات ہیں وہ زیادہ ابھر کے اب بھی نظر آ رہے ہیں؟ ایک طرف بلاول بھٹو زرداری صاحب تو خواجہ آصف کا استعفیٰ بھی مانگ رہے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ ان دو میں کچھ اس طرح کا اختلاف ہے, کوئی سنجیدہ اختلاف نہیں ہے. میرا نہیں خیال. دیکھیے پارٹیز کے طور پر تمام پارٹیز کا آپس میں جھگڑا رہتا ہے, یہ دو الگ پارٹیز ہیں, انہوں نے ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑنے ہیں, ان کا ووٹ بینک آپس میں مکس نہیں ہوتا. اس لحاظ سے جب یہ الیکشن پہ جائیں گے تو اسی طرح کی گفتگو ہوگی, جب الیکشن میں نہیں ہوں گے تو پھر ان کی آپس میں سیٹلمنٹ بھی ہوگی. لیکن یہاں پہ میں نہیں سمجھتا کہ جو حکومت بنے گی اس میں یہ دو اکٹھے ہوں گے. اس میں اہم بات یہ ہوگی کہ ان دو کے علاوہ ان دو میں سے اگر کسی کو اکثریت ملتی یا نہیں ملتی, اگر کسی کو اکثریت نہیں ملتی تو پھر جو آزاد ہیں وہ کتنی بڑی تعداد میں ہیں اور وہ کس طرف جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے اور اسی حوالے سے میں آپ سے جو پوچھنا چاہ رہی ہوں زیغم صاحب, کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت ایڈوانٹیج کس کے پاس زیادہ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی جس کی حکومت تھی جو گزری ہے وہ دوبارہ سے انکمبنسی فیکٹر بھی ہے, یا پاکستان مسلم لیگ نواز جنہوں نے اس طرح کی کیمپیننگ نہیں کی لیکن وفاق میں ہیں تو ان کو ایک وہ فائدہ بھی ہوتا ہے وسائل کے حوالے سے, ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے؟ دیکھیے جو 33 ٹیریٹوریل سیٹس ہیں, یعنی وہ سیٹس جو آزاد جموں کشمیر کی خطے کے اندر ہے, اس میں تو میرا اندازہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. ایک تو ان کا پرانا تعلق دیکھیے, اور اس میں جو پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے ایک کی سیاست کی ہے, جس طریقے سے پھر انہوں نے ان لوگوں کو ساتھ ملایا ہے جو ابھی پہلے پی ٹی آئی کا حصہ تھے, الیکٹیبلز بہت سارے, ان کو اپنے ساتھ جس طرح تنویر الیاس صاحب ہیں, سردار تنویر الیاس کو انہوں نے ساتھ سے ملایا ہے, سلطان محمود کو ملایا ہے, اس طرح کے اور بہت سے لوگ ہیں. مسلم لیگ نواز کو جو ایڈوانٹیج رہتا ہے کہ جو مہاجرین کی 12 سیٹیں جس میں بہت ساری پنجاب میں, وہ مسلم لیگ نواز کو مل جاتی ہیں. اور میری اپنا خیال ہے کہ مسلم لیگ نے جو گفتگو کی ہے, ابھی ان کے بزرگوں نے جو آزاد کشمیر کے لوگوں کے بارے میں گفتگو کی ہے, یہاں تک کہا کہ یہ لوگ تو اصلی کشمیری نہیں ہیں. مجھے لگتا ہے اس ناراضگی کی کچھ نہ کچھ ان کو پنشمنٹ ضرور ملے گی. ٹھیک ہے. اچھا, آخری سوال کیونکہ میرے پاس وقت تھوڑا ہے,
एक तरफ हमने देखा मौलाना फजल रहमान ने जो सिपाहियों के बारे में अफसोसनाक उनका बयान आया था एक जलसे में, दूसरी तरफ साहब की बहन जिन्होंने एक पुराना पॉडकास्ट दोबारा से नशर हुआ था पिछले साल की जो जंग थी उसके बारे में बात की थी। मौलाना साहब और जाहिर है वो अड़ गए हैं, नौरीन नियाज़ी जो हैं उन पे केस हो गया है NCCI की तरफ से, तो आप समझते हैं कि ये दोहरा मयार है या दुरुस्त है? देखिए, मौलाना साहब जो वजाहत दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि उन्होंने शहीदों की कोई तौहीन नहीं की और उनके अल्फाज मगर आपने भी सुना है, मैंने भी सुना है कि सिपाहियों के और बारे में क्या कहा है? बिल्कुल उन्होंने कहा हमें उससे बहुत पूरे पाकिस्तान को हर्ट हुआ, हमें दुख हुआ, लेकिन मैं एक बात जो है वो आपको सियाको सबाक के हवाले से मैं जरूर ज़हन में रखना चाहिए कि मौलाना और उनकी जमात हमेशा रियासत के साथ, फौज के साथ रही है। उन्होंने दर्जनों फतवे दिए हैं दहशतगर्दी के खिलाफ, उन फतवे देने की वजह से उनके करीबी साथी शहीद हुए हैं, बड़े बड़े उलमा शहीद हुए हैं, हसन जान जैसे, नूर मोहम्मद जैसे असम्बली के रुकन थे और देवबंद के बड़े स्कॉलर थे, उनके सैकड़ों कारकुन जो हैं दहशतगर्दों ने शहीद किए हैं। उन पर 4 हमले हुए हैं, 2 दहशतगर्दों ने खुदकुश हमले किए हैं, 2 उसके अलावा उनकी जान लेने के लिए कातिलाना हमले किए हैं। तो उनकी एक स्टॉन्च कमिटमेंट है अगेंस्ट टेररिस्ट विद द मिलिट्री विद पाकिस्तान। तो ठीक है, आपने उन्होंने गलत बात कह दी, हम सब ने मजम्मत कर दी, लेकिन उसको कितना उस गुब्बारे को आप फैलाना चाहते हैं और ऐसी बात को क्यों आप मौजूद बहस बनाना चाहते, उससे हटना चाहिए। लेकिन नौरीन नियाज़ी साहबा जो है उनका जो मसला है वो ये है कि बिल्कुल मुकम्मल तौर पे गैर सियासी ये ख़वातीन हैं, उनकी बहनें, सियासत की समझ नहीं है, इन मौज़ूआत की समझ नहीं है, जज्बाती गुफ्तगू कर रही हैं। जिस तरह गुस्से में एक ऐसी बात करता है इंसान जो इंतहाई ख़तरनाक होती है, मतलब मुल्क के ख़िलाफ़ होती है। लेकिन मैं नहीं समझता कि कोई अच्छा तरीका है कि उन पे केसेस किए जाएं। उन्होंने कह दिया तो उनको कहने के बदले में पूरे पाकिस्तान ने जो कुछ सुना दिया है और जो कुछ सुनाया है वो मेरे ख्याल है उनके लिए काफ़ी उनके लिए काफ़ी था। PTI को केस करने की ज़रूरत नहीं थी, कानूनी कार्रवाई है। मैं यही समझता हूँ। अब अहम बात यह कि PTI खुद सर जोड़कर बैठे और देखे कि PTI के जो सारे मामलात हैं किस तरह निकल कर खानदान के हाथ में जा रहे हैं, उन अफराद के हाथ में जो गैर सियासी लोग हैं। ठीक है, और उसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। वर्ल्ड कप फाइनल सिर्फ एक फुटबॉल मैच नहीं बल्कि इस बार दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंडिंग इवेंट भी बन गया है। मैदान में स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे, लेकिन मैदान के बाहर भी कई दिलचस्प कहानियां लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई हैं। आइए जानते हैं वो 5 बातें जिन्होंने इस फाइनल को दुनिया भर में टॉपिक ऑफ डिस्कशन बना दिया है। देखिए अलवीना साजिद की ये रिपोर्ट। आप यकीन करेंगे कि एक तस्वीर, एक सदर की ताहम परस्ती और एक हाफ टाइम शो सब एक ही वर्ल्ड कप फाइनल की कहानी का हिस्सा है। फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला स्पेन बमुकाबला अर्जेंटाइन, मगर इससे भी बड़ी वो कहानियाँ जिन्होंने वर्ल्ड कप फाइनल को दुनिया का सबसे ज्यादा ट्रेंड करने वाला इवेंट बना दिया है। मेसी बमुकाबला यामाल। क्या आप यकीन करेंगे कि एक तस्वीर जो तकरीबन 19 साल पहले ली गई थी आज पूरी दुनिया में दोबारा वायरल हो रही है। सन 2007 में लायनल मेसी ने एक खैराती फोटोशूट के दौरान एक नन्हे से बच्चे को गोद में उठाया था। वो बच्चा आज स्पेन का सुपरस्टार लामीन यामाल है, जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी के लिए उनके मद्दे मुकाबिल है। अमेरिकी सदर ट्रंप भी होंगे फाइनल में। वर्ल्ड कप के फाइनल में सिर्फ फुटबॉल ही नहीं, सियासत भी नजर आएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप न्यूयॉर्क में होने वाला फाइनल स्टेडियम से देखेंगे और तवक्का है कि वो फीफा सदर जैनी इन्फेंटिनो के साथ ट्रॉफी प्रेजेंटेशन में भी शरीक होंगे। पहली बार हाफ टाइम शो। इस बार वर्ल्ड कप फाइनल सिर्फ 90 मिनट की फुटबॉल तक महदूद नहीं रहेगा। पहली मर्तबा फीफा ने अमेरिकी सुपर बोल की तर्ज पर हाफ टाइम शो रखा है। म्यूजिक, लाइट्स, सुपरस्टार परफॉर्मेंस और तकरीबन 30 मिनट का एंटरटेनमेंट, यानी फुटबॉल और शो बिजनेस का ऐसा इम्तिजाज जो पहले कभी वर्ल्ड कप में नहीं दिखाया गया। दुनिया का महंगा तरीन खेल। अगर आपने आखिरी वक्त पर टिकट लेने का सोचा है तो पहले अपना बैंक बैलेंस भी देख लीजिए। वर्ल्ड कप फाइनल की टिकटें हजारों डॉलर में फरोख्त हो रही हैं, जबकि रीसेल मार्केट में कीमतें $11,000 से भी तजावुज कर चुकी हैं।
यानी इस फाइनल को देखना सिर्फ ख्वाब नहीं, एक महंगा ख्वाब बन चुका है। ट्रंप स्टेडियम में, मगर अर्जेंटाइन के सदर घर पर। एक तरफ अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और स्पेन के वजीर आजम पेड्रो सांचेज स्टेडियम में होंगे, मगर अर्जेंटाइन के सदर हावियर मिलेई ने फाइनल घर बैठकर देखने का फैसला किया है। वजह, उनका मानना है कि वो हर मैच एक ही जगह, एक ही जैकेट पहनकर देखते आए हैं और यही उनकी खुशकिस्मती है। फुटबॉल में इसे कबाला कहा जाता है, यानी किस्मत बदलने के खौफ से अपनी रस्म ना तोड़ना। तो एक तरफ मेसी और यामाल की जज्बाती कहानी, दूसरी तरफ ट्रंप की मौजूदगी, पहला हाफ टाइम शो, महंगे तरीन टिकट्स और एक सदर की दिलचस्प तोहम परस्ती। यानी वर्ल्ड कप फाइनल सिर्फ एक मैच नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेंडिंग कहानी बन चुका है। तो ये था हमारा आज का द स्टोरी बिहाइंड। फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। सी यू इन द नेक्स्ट शो। खुदा हाफिज़।